दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को महत्वपूर्ण मकानों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से अक्सर सी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग असम के मकान के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है कि हमारे घर जमीन से लगभग 10 फीट से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। ठीक है, तो याद रखना असम जो होता है, असम का जो जो घर होता है, ठीक है, जमीन से लगभग 10 फीट से 12 फीट ऊंचा बना होता है। ठीक है, और इन्हें मजबूत बांस और खंभे पर बनाया जाता है। ठीक है, और जमीन पे जो घर होता है, ठीक है, उसको बांस से मतलब और बांस के खंभा से क्या किया जाता है, उसको बनाया जाता है। और ये भी बात याद रखना है कि इसके अंदर क्या किया जाता है, लकड़ी ही लगाया जाता है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मकान असम में मकान कैसा बनाया जाता है, तो मतलब घर कैसा बनाया जाता है। तो याद रखना है, असम में बांस के खंभों से वहां पे क्या किया जाता है, घर बनाया जाता है। और जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचा घर बनाया जाता है। ठीक है, ताकि पानी आता है, ठीक है, तो पानी नीचे नीचे क्या करता है, निकल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे घर दिया गया है। ठीक है, और घर जमीन से मतलब 10 फीट 12 फीट ऊंचा क्या किया गया है, मकान को बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मनाली के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है, मनाली जो हमारा एक क्या है, पहाड़ी इलाका है। और यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, बारिश होता है और बर्फ पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना है कि मनाली में अत्यधिक मात्रा में बारिश होता है और वहाँ पे बर्फ भी बहुत अधिक मात्रा में पड़ता है। और ये भी बात याद रखना है कि मनाली का जो घर होता है, पत्थर और लकड़ी का बना होता है। यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनाली का घर कैसे बना होता है, तो पत्थर और मक क्या चीज का, लकड़ी का बना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरह से, देखने में कितना आकर्षण दिखाई दे रहा है। तो याद रखना, मनाली में पत्थर के और लकड़ी के घर बनाया जाता है। और मनाली एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में बारिश और बर्फ पड़ती रहती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लेह लद्दाख, लेह के घरों के बारे में। तो यहाँ पे याद रखना है कि लेह में मकान जो होता है, नीचे नीचे मंजिल की खिड़की नहीं होती। मतलब निचली मंजिल में क्या होता है, लेह में जो घर बनाया जाता है उसमें निचला जो मंजिल होता है, ठीक है, उस पे खिड़की नहीं बनाया जाता है। छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। और लेह में जो घर होता है, ठीक है, उसको मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है, उस मोटा मोटा ताना, मतलब पेड़ का जो ताना होता है, उसी का यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और इसका छत जो होता है समतल होता है, जो यहाँ पे अच्छी तरह से आप लोग को दिखाई दे सकता है, देख सकते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे लेह से संबंधित, कि लेह में मकान के छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है, क्योंकि ठंडे में ये नहीं मिलता है। कहने का मतलब यह है कि लेह में मकान का जो छत होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो चीज़ ठंडा में नहीं मिलता है उसको गर्मी में क्या किया जाता है, सुखाकर फल फूल सब्जी जो भी होता है उसको ठंडा में यूज किया जाता है। ठीक है, और बात याद रखना है कि लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मिट्टी की दीवार और लकड़ी के फर्श और लकड़ी छत ठंड से क्या करती है, बचाती है। और यहाँ पे गर्मी में जो भी लोग होता है सर्दी में, वो निचले ही मंजिल पे रहता है, क्योंकि मोटा मोटा लकड़ी का और फर्श का यूज किया जाता है, जिससे ठंड नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो फोटो से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे चंगप्पा चंगप्पा के बारे में। तो याद रखना, यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है कि चंगप्पा इलाके की ओर बढ़ता बढ़ रहा था। 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला है था। इतने बड़े इलाके सिर्फ 500 लोग चंगप्पा घूमते घुमंतु लोग हैं। मतलब याद रखना कि चंगप्पा जो है, वहाँ पे लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ यह एक क्या है, इलाकी मैदान है। और यहाँ पे ज्यादातर मतलब सुनसान जगह और पथरीला है। और यहाँ पे मात्र 5,000 लोग ही रहते हैं, जिनको चंगा चंगप्पा घुमंतु कहा जाता है। और बात याद रखना है यहाँ पे कि इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत के सामान मिल जाता है, जैसे में दूध हो गया, मांस हो गया, टेंट के लिए
चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि भेड़ बकरियों ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जितनी भेड़ बकरियां उतने ही ऊंचा परिवार। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जिसके पास जितना ज्यादा भेड़ बकरी है वह व्यक्ति उतना ही क्या है, मतलब प्रोग्रेस पे है, मतलब अमीर है। ठीक है, और बता रहे हैं यहाँ पे कि ये अपने टेंटो को रेबो कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेंटो को ये लोग क्या कहते हैं, चंगप्पा लोग। तो याद रखना है रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चंगप्पा पटिया बनाते हैं, जिन्हें सील कर जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि रेनबो के बीचों बीच एक खुला छेद था, जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। इन्हें टेंट का डिजाइन 1000 साल पुराना भी था। ठीक है, याद रखना है कि चंगापा लोग जो मतलब घर बनाते थे तो उसके बीचों बीच में एक छेद खुला छोड़ देते थे, जिससे मतलब उसमें खाना ना बनाने के बाद जो भी मतलब धुआं हुआ निकलता था वो सब कहा जाता था, ऊपर निकल जाता था। उसके बाद हम लोग अब जानकारी करेंगे कि रेबो के पास ही भेड़ बकरिया को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चंगापा लेखा कहा जाता है। मतलब जहाँ पे भेड़ बकरियों को रखा जाता था उसको क्या कहा जाता था, चंगापा कहा जाता था। लेखा की दीवारों, पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर बनाते हैं। मतलब जो वहाँ पे लेखा होता है, मतलब जो भेड़ बकरियों को रखने वाला जो जगह होता है उसको भी क्या किया जाता है, पत्थर और चट्टानों के चट्टानों से एक क्या कर दिया जाता है, उसको बनाया जाता है। उसके बाद याद रखना है कि हर परिवार अपने जानवरों को झुंड का पहचान के लिए एक निशान बनाते हैं। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं, और ये काम औरतों और जवान लड़कियां रोज करती है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ के भेड़ बकरिया को चराने लेके जाता था तो उस पे एक तरह के निशान बना देता था, ताकि कोई भी जानवर है दूसरा किसी के भेड़ बकरी में मतलब जाके न मिल जाए। और जाने से पहले भी भेड़ बकरियों को गिनती करके जाते थे, और उधर से आने के बाद भी उस सब के क्या किया जाता था, गिनती किया जाता था। और इसका ज्यादा काम औरत और जवान लड़कियां करती थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यही है भेड़ बकरिया। और यहाँ पे देख रहे हैं रेड रेड कलर के क्या किया गया है, डिजाइन बना दिया गया है कि बकरी की पहचान हो सके। देख रहे हैं रेड रेड कलर के। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दुनिया में सबसे मशहूर पश्मीना जो शॉल होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। ठीक है, याद रखना पश्मीना शॉल जो होता है 6 स्वेटर के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन मोटा नहीं होता है, एकदम बिल्कुल सा पतला होता है। और याद रखना है कि ये पश्मीना शॉल जो है पहाड़ी बकरियों के एक खास नस्ल से, जो लगभग 500 मीटर ऊंची ऊंचाई पर रह सकती है। यह सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तक चला जाता है। ठीक है, मतलब जो पश्मीना शॉल जिस बकरी से बनाया जाता है, बकरी के बाल से बनाया जाता है, वो 5,000 मीटर ऊंचाई पर रहती है सर। ठीक है, जहाँ पे 0 डिग्री से नीचे मतलब वहाँ के क्या हो जाता है, डिग्री मतलब टेम्परेचर चला जाता है। उसके बाद बात हम लोग करेंगे कि इतनी यहाँ पे याद रखना है कि इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीकी और नरम बाल उगते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। और ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होता है। कहने का मतलब उस बकरी का 6 बाल और मनुष्य क्या एक बाल मिलाया जाए तो जाके बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, इसलिए पश्मीना से शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जाता है। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं, और एक मतलब स्वेटर या कोई एक पश्मीना शॉल जो है उसको बनाने के लिए 2 से 50 घंटा का समय लग जाता है, जब तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। ठीक है, इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शॉल बुनी हो तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल एक शॉल का मतलब शॉल बनाना होगा, ठीक है, तो एक शॉल को बनाने में 250 घंटा लग जाता है। ठीक है, और इसके लिए एक विशेष मतलब बुनकर होता है, इस शॉल को सब कोई भी नहीं बना सकता है।
ठीक है। नॉर्मल शॉल बनाने के लिए 2 से 50 घंटा लगता है, और डिजाइन वाला बनाना होगा तो लगभग समझ लीजिए कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे फोटो देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राजस्थान के घरों के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान के घर के बारे में याद रखना है कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होता है और गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है, जहाँ पे बारिश कम होगा वहाँ पे गर्मी अधिक मात्रा में निश्चित है कि पड़ेगा। ठीक है, याद रखना है कि राजस्थान में लोग मिट्टी के घर में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ठंडक, मिट्टी के घर ठंडक होता है। ठीक है, और याद रखना है घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, और छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। याद रखना है कि राजस्थान का जो छत होता है कटीली झाड़ियों से बना होता है, और इसकी जो दीवार होती है मोटी होती है। ठीक है, जिसे लीप पोत कर क्या किया जाता है, सुंदर बना दिया जाता है। और यहाँ पे बारिश बहुत कम मात्रा में होती है और गर्मी अधिक मात्रा में होती है। उसको देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से आप। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कश्मीर के घर के बारे में। तो कश्मीर के घर के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु हाउस बोट टूरिस्ट का प्रयोग किया जाता है, और हाउस बोट जो होता है 80 फीट लंबा होता है और 8 से 9 फीट फुट का होता है, चौड़ा होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है हाउस बोट जो होता है उसका लंबाई कितना होता है, तो 80 फुट लंबा होता है और 8 से 9 फीट क्या होता है, चौड़ा होता है। उसके बाद हम लोग इसी से संबंधित कुछ और जानकारी इकट्ठा करेंगे कि डल लेक, झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि डल लेक और झेलम नदी कहाँ है, तो याद रखना है श्रीनगर में है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे खत्म बंद कहते हैं। ठीक है, याद रखना कि हाउस बोट जो होता है उसमें एक प्रकार के विशेष डिजाइन बनाया जाता है जिसको खत्म बंद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद याद रखना है कि कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती है जिसे डॉब कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कश्मीर में जो मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी रहती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना है डॉब कहते हैं। यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं लोग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बकवार बकरवाल लोगों के मकान। तो याद रखना है कि बकरवाल लोगों लकड़ी और मिट्टी के घर में रहते हैं और यह क्या करते हैं, बकरिया को चराते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दुनिया की छत के बारे में। तो याद रखना है दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। याद रखना है राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है जिसे दुनिया के छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसे दुनिया के छत कहा जाता है, तो याद रखना है कि राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, दुनिया के छत कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस यह बहुत ही ऊंचे पठार पर क्या होता है, स्थित होता है। उसके बाद याद रखना है कि तिब्बत की हवा में बहुत कम नमी होता है, इस वजह से वहाँ बरसात और बर्फबारी भी बहुत कम होती है, और शुष्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों और पशु पक्षियाँ दुर्लभ किस्मों में मतलब मिलती है, मतलब ना के बराबर दिखाई देती है। उसके बाद याद रखना है कि तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली तो कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तो तिब्बत में लगभग 1500 झील है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि तिब्बत में कितना झील है, तो याद रखना है तिब्बत में 1500 झील है, और ये झीलें बनाती है पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। ठीक है, और ये जो झील होता है बर्फ जो पिघलता है तो उसी से यह बनता है। और याद रखना है कि मानसरोवर झील जो होता है तिब्बत में है, देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी से कुछ और क्वेश्चन। काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। ठीक है, यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया है। ठीक है, और तिब्बत में इतना ठंड गिरता है कि लगता है कि कुछ उठा के किसी को क्या कर दिया गया है, मतलब इसी में फ्रिज में डाल दिया गया है। नेक्स्ट बात ये याद रखना है कि ऊपर से तेज हवा भी चलता है एकदम, जिससे और ठंड होता है, और वहाँ लोग हमेशा
भारी भरकम श्रम कपड़े मतलब गर्म जो होता है गर्म कपड़ा क्या करते हैं पहनते हैं मतलब यूज करते हैं। याद रखना कि तिब्बत के लोग घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर होता है और लोग पत्थर मिट्टी और सीमेंट के भी घर बनाते हैं। खिड़कियां भी अधिक बनाते हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आए और जिससे गर्म लगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि तिब्बत का सबसे बड़ा शहर तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। ठीक है, जो 36 से 50 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया के सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि लहासा का ऊंचाई कितना है, तो 36 से 50 मीटर है। ठीक है, और यह दुनिया के सबसे ऊंचा शहर में से एक है। याद रखना है कि कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि तिब्बतियों का दिल किसको कहा जाता है, तो याद रखना है लहासा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कपड़ा या खाने पीने वाला जो भी चीज होता है सब यहीं पे मिलता है। इसी की वजह से तिब्बतियों का दिल लहासा को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो तिब्बत के कुछ मकान। उसके बाद हम इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को बारे में बात करेंगे जिसमें से एग्जाम में पूछता ही रहता है। तो सबसे पहले बात याद रखना है गोबर से जमीन की पुताई। गोबर से जमीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। अगर गोबर में मिट्टी मिला के जमीन का पुताई कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें कीड़ा नहीं लगता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना सोहाना गांव हरियाणा में है और सोहाना से दिल्ली के बीच में गुड़गांव शहर स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोहना गांव कहाँ है, तो याद रखना सोहाना गांव जो है हरियाणा में है। ठीक है, और सोहना से दिल्ली के बीच में एक गुड़गांव शहर स्थित है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डोरा खाजी खान पाकिस्तान में है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि डोरा खाजी खान कहाँ है, तो याद रखना है कि यह पाकिस्तान में है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि बर्फ में इग्लू मकान होते हैं। ठीक है, जो बर्फ का मकान बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्लू कहा जाता है। उसके बाद याद रखना है कि आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार किया गया था। मतलब भीमराव अंबेडकर थे, उन्हीं के अगुवाई में क्या किया गया था, हमारा संविधान का निर्माण किया गया था। उसके बाद इसी में हम लोग बात करेंगे कि भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूकंप को किस चीज से मापा जाता है, तो याद रखना है भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि रिक्टर स्केल पर मापी गई भूकंप की तीव्रता होती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं कल दूसरे पॉइंट को लेकर।